नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक सवाल पूछ रहा हूं कि झारखंड में बालू का खेल आखिर चल कैसे रहा है। आज हम आपको बालू के खेल की क्रोनोलॉजी समझाने वाले हैं, बालू के खेल की एक स्टोरी दिखाने वाले हैं कि बालू का खेल ये चल कैसे रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, वो समझिएगा। और ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। बालू, पूरे झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती तो हुई नहीं है, लेकिन आपको सड़कों पर धड़ाधड़ बालू लदे ट्रैक्टर, हाईवा, ट्रक नजर आते होंगे। आखिर कौन होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, ये बालू कहां से आता है? बालू के खेल पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। इस चालान को ध्यान से देखिए। ये बालू ढुलाई का चालान है। चालान जारी करने वाला जेएसएमडीसी है। 2 फरवरी को यह चालान जारी हुआ है। सवाल है, चालान जारी हुआ कैसे? जब बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई तो चालान कैसे जारी हुआ? क्या बिना टेंडर के चालान जारी हो सकता है? असल में झारखंड में बालू का खेल चल रहा है। बालू का जबरदस्त पर्यावरण को ताक पर रखकर यह खेल चल रहा है। हर जिले में बालू का अवैध धंधा फल फूल रहा है। इस खेल को समझने के लिए आप बस ये 2 नोटिफिकेशन देख लीजिए। पहला नोटिफिकेशन लोगों को बालू उठाव के लिए मांग पत्र आमंत्रित कर रहा है और दूसरा पहले नोटिफिकेशन का कैंसिलेशन। पहला नोटिफिकेशन आता है 31 जनवरी को। नोटिफिकेशन में बालू उठाव के लिए मांग पत्र आमंत्रित किया जाता है। 2 फरवरी को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है। कहा जाता है कि 31 फरवरी वाला नोटिफिकेशन खारिज हो गया। यानी साफ है, बालू उठाव की परमिशन किसी को नहीं मिली। लेकिन यह चालान गवाह है कि बालू उठाया गया। 2 फरवरी को बालू उठाने की इजाजत मिली। आखिर इजाजत मिली कैसे? या फिर यह चालान फर्जी है? सच सामने आना चाहिए। बालू का खेल बंद होना चाहिए। यह जरूरी है, ये बेहद जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो बालू तस्करी की क्रोनोलॉजी समझिए आप। असल में बालू का ये खेल किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, किसी सरकार से नहीं जुड़ा है। ये खेल हमेशा से चलता आया है। मैंने हमेशा से देखा है, जब से मैंने होश संभाला है, कि सड़कों पर वो सरसराते हुए बालू लदे ट्रैक्टर भागते हैं, वो सरसराते हुए बालू लदे टर्बो भागते हैं, वो सरसराते हुए बालू लदे ट्रक भागते हैं। हमेशा से देखा है मैंने। आप अगर उनकी चपेट में आ गए तो आपको कुचलने से भी इन्हें परहेज नहीं है। मैंने हमेशा से देखा है कि बालू लदे ट्रैक्टर, ट्रक, हाईवा से एक हाथ निकलता है, उस हाथ में एक नोट होता है और गाड़ी आगे निकल जाती है। हमेशा से देखा है मैंने। तो बालू तस्करी के क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। यह बात इतनी हल्की नहीं है। हम एक जिले का उदाहरण देते हैं। जिला है सरायकेला। सरायकेला में धड़ल्ले से बालू की तस्करी चल रही है, वो भी रूप बदल बदल कर। आपको हम रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं ये खेल। रिपोर्ट देख लीजिए। सरायकेला जिले में बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ के राजनगर प्रखंड के खरकाई नदी के हेरमा घाट पर आधुनिक तरीके से नाव में मशीन लगाकर बालू निकासी होती है। चांडिल प्रखंड के भादुडीह पुड़ीशिली, कुकड़ू प्रखंड के सपादा, नीमडीह प्रखंड के बांदू सिंदूरपुर, ईचागढ़ प्रखंड के जारगोडी, इन जगहों पर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। जारगोडी बालू घाट से बालू निकालने का जिम्मा जेएसएमडीसी ने शिवम धीर कंस्ट्रक्शन को दिया है। यह आवंटन किस आधार पर हुआ है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। शिवम धीर कंस्ट्रक्शन ने बालू बेचने का जिम्मा किसी और को दिया हुआ है। यहां से प्रति गाड़ी चालान 3500 रुपए का दिया जाता है, लेकिन हर गाड़ी से पैसे लिए जाते हैं 8000 रुपए। बालू माफिया चालान जेएसएमडीसी के नाम का देते हैं।
जिला के सिवाय हमको लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई कारोबारियों को मतलब मापदंड तय करता है तो ये सरायकेला जिला में हमारे अनुमंडल में बहुत ज्यादा ये होता है, पहला शुरू से। और दूसरा, ये बैरियर आज पहले यहाँ लगा, पूरे राज्य में लगना चाहिए, पूरे राज्य में लगे, ना कि सिर्फ चेकनाका चौका के लिए बने, पूरे राज्य में लगना चाहिए, ये भी हम मांग करते हैं। दूसरा, ये जो मापदंड मूल्य का है 8,000 किसी भी हाल में नहीं देंगे, और हम लोग अति शीघ्र सभी गाड़ी को, जितनी भी गाड़ी है सभी गाड़ियों को हम लोग ले जाके जेएसएमडीसी का जो चलान पॉइंट है, मतलब लोडिंग पॉइंट है, वहां पे ले जाके लगा देंगे। वो अपना उचित मूल्य पे हमको बालू दे, हम उसको एकदम अंडर लोड लेके हम उसको बालू को बेचने का पाएंगे। माना 3500 रुपया 43 पैसा 75 ऐसे ही है कुछ, हाँ ऐसे कुछ 3543 रुपया 75 पैसा। तो जहां पे 8,000 अभी लिया जा रहा है, जो कि सरासर एक प्रशासनिक जुल्म है। और उसके बाद अगर रोड पे आइए तो ओवरलोडिंग का लोग पकड़ते हैं, तो कभी माइनिंग, कभी पुलिस, कई ऐसे लोग पदाधिकारी हैं। अभी तिरुल्ली में उपभोग की स्थिति मचा हुआ है। कोई कासिम कौन है पदाधिकारी, एएसआई की पीएसआई, उन्होंने कहा ट्रैक्टर को बिना मजिस्ट्रेट का, पहले तो पुलिस का अथॉरिटी नहीं बिना मजिस्ट्रेट की किसी माइनर मिनरल गाड़ी को रोकने का, फिर भी लोग अब चलिए सहते आए हैं। लेकिन अब अति जब हो गया है तो हम स्वागत करते हैं उपायुक्त महोदय का, इस स्टेटमेंट को जो जिन्होंने बैरियर लगाया। हम लोग सभी टिपर एसोसिएशन की तरफ से, गाड़ी के ओनर के मालिकों की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि सर उपायुक्त महोदय ने जो पहल शुरुआत की है, उस पहल के लिए हम लोग एक कदम आगे आकर काम करेंगे। हम सभी लोग जो है कि हमारा सरकारी जो रेट निर्धारित है जेएसएमडीसी के द्वारा, उस निर्धारित मूल्य पर मुझे अपने गाड़ी को ओनर को बालू मिले, लोड के साथ, चलान के साथ। इसमें और एक कमी है, और वहां पे जहां पे भी लोडिंग पॉइंट है वहां पर कांटा लगाया जाए, ताकि ओवरलोड 1 टन भी ज्यादा ना हो। सरकार अपना प्रावधान करे। दूसरी कि इसमें पटल पर ऑनलाइन बुकिंग जब होता है, इस पटल में किसी माफियाओं के द्वारा, किसी उस तरह के सागिर के लोगों के द्वारा के इशारे पे पटल को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि आम जनरल व्यवसायी जो है पटल को अपना बालू बुक न कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थितियां ऐसी हैं कि हाईवा चालक और ट्रक चालक अब आंदोलन के मूड में है। बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर रोक जरूरी। सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट। अब देखिए, सहयोगी बसंत साहू सरायकेला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बसंता, एक बात समझना चाहते हैं, जो दिख रहा है कि चालान जो है वो जेएसएमडीसी की तरफ से जारी होता है, चालान 3500 रुपए का जारी होता है, कागज में 3500 रुपए लिखा होता है, लेकिन लिए जाते हैं 8,000 रुपए, जिसका विरोध हो रहा है। क्या चल क्या रहा है सरायकेला में, एक बार बता दीजिए दर्शकों को। जी देखिए, जो सीएमडीसी जिस तरह से शिवम धारा कंस्ट्रक्शन को, माने सीएम धारा कंस्ट्रक्शन, पहले इसमें समझना होगा, सीएम धारा कंस्ट्रक्शन 30 रुपया प्रति से उसको बालू का उठाव का वो मैंने ये लिया है, उससे परमिशन लिया है। तो 30 रुपया में 100 CFT कैसे बालू लाएगा, पहले ये तो जानना होगा। दूसरी ओर इन लोग कुछ जो है, माने ये हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार का ही कुछ माने जो नेता है, सरकारी माने विधायक हो या मंत्री हो, इन लोग के माध्यम से ये आदमी लोग अभी जारगोडी घाट का काम कर रहा है, और इस जारगोडी घाट में 3500 रुपया का चालान दे रहा है, और 3500 रुपया का चालान में 8,000 रुपया प्रति गाड़ी। आपको माल लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ से इस तरह से सरायकेला जिला में आपका माने प्रशासन को इस तरह से दबाव दिया गया, और दबाव दे करके चेक पोस्ट भी लगाया गया, और चेक पोस्ट लगाने के बावजूद भी माने आपका जैसे कि राजनगर में आपका राजनगर जो है, सरायकेला खरसवां जिला का राजनगर प्रखंड, वो खरखाई नदी से हेरमा में आपको जो विजुअल भेजे हैं, उस विजुअल को देखा जाए, माने नाव के बीच में आधुनिक तकनीकी से मशीन लगाया गया है, और मशीन लगा करके जिस तरह से बालू को ना किसी तरह से लेबर का जरूरत है, ना
कोई जरूरत। बालू इस तरह से ले जा रहा है, इसमें भी हमारा सरकार का ही मंत्री का पुत्र उस बालू को कारोबार कर रहा है। और इस तरह से यदि सरकार का ही मंत्री का पुत्र यदि कारोबार करेगा तो किस तरह से माने बालू का उत्खनन रोकेगा, बताइए। चलिए जी बिल्कुल, चलिए बसंत साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बसंत साहू जो बात बता रहे थे बहुत गंभीर बात है। अब मैं हमारे पैनल की तरफ रुख करता हूं, मैं आपका तारुफ करवा देता हूं हमारे पैनल से। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज खत्री हैं, हमारे साथ कांग्रेस से आलोक दुबे साहब हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिन्हा साहब हैं, और हमारे साथ अधिवक्ता सोनल तिवारी साहब हैं। मैं सभी मेहमानों को बहुत स्वागत कर रहा हूं। बहुत गंभीर बात अभी हमारे संवाददाता ने कही है, और जिस तरीके के हम खबर दिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं हर खबर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दिखाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हम उठाते हैं जिसमें कि बहुत सारे पार्टी के लोग जो हैं वो आने से खुद को रोक लेते हैं, बोल देते हैं कि नहीं यार इस मुद्दे पर हमसे मत भूलवाइए। लेकिन आज का मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि हर कोई बोले। सबसे पहले मैं डॉक्टर तनुज के पास ही आ रहा हूं। डॉक्टर तनुज, किस तरीके से देखा जाए, कल भी आप इस डिबेट में शामिल हुए थे, आज भी मैंने इसीलिए आपको इन्वाइट किया है क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सरकार है वो सरकार आम जनता की सरकार होती है, आम लोगों की सरकार होती है। तो ऐसी स्थिति में एक सरकार के में जो पार्टी है उस पार्टी के प्रतिनिधि के तर्ज पर डॉक्टर तनुज इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही अभिषेक जी, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं कि अगर कोई वैसा मामला होगा तो हम अपना पक्ष रखने नहीं आएंगे। ये काम होता होगा अन्य लोगों का, अन्य दलों का, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी उपलब्धता रहे या नहीं भी है तो भी किसी भी माध्यम से आपके समक्ष उपलब्ध हो जाए। तो बहरहाल, अब चूंकि कल भी इसी से जुड़ा मिलता जुलता जो मामला था उस पर भी हम लोग बैठे थे, चर्चा की। मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस तरीके की कोई भी अनियमितता सामने आती है या हो रही है तो वो पूरी तरह से जांच का विषय है और उसकी जांच हो जानी चाहिए। इसमें कोई हमें संकोच नहीं है। ठीक है। और चूंकि इस मुद्दे पर चर्चा है, उसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं थी आज के विषय में, आज के दिन पे, लेकिन पिछले दिनों अगर सरायकेला में इस तरीके की कोई भी घटना हुई है तो मुझे जो जहां तक मैं सिर्फ सरायकेला की बात नहीं कर रहा डॉक्टर, नहीं, मैं तो मतलब आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, सम टोटल बात कर रहे हैं। तो इसके मूल जो विषय है, मूल जो कारण है, उस पर भी जाने की जरूरत है अभिषेक जी। हम आज अगर 1 घंटा या 15-15 मिनट सबको मिलेगा, 20-20 मिनट उसमें चर्चा कर लेंगे, इस पे इसका हल नहीं निकलेगा। मूल वजह क्या है? आज हमारा झारखंड 22 साल का हो चुका है, होने जा रहा है, तो इसकी मूल वजह को समझने की जरूरत है। अब तो इसकी आखिर इस कारोबार की इसकी मूल कारण क्या है, किसके संरक्षण में शुरुआती दिनों से, शुरुआती सालों में ये फला फूला, ये भी जानने की जरूरत है। इन चीजों को भी सामने आना चाहिए। और इससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो कोई भी हो, कल जैसे कि आपके अजय जी संवाददाता बता रहे थे कि सोने की चेन पहन के जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, तो आखिर ये लगातार वही लोग कैसे होते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है, इस तरीके की अगर जो भी घटना हो रही है, और प्रथम दृष्टिया सर्वप्रथम ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदीप सिन्हा साहब, प्रदीप जी से संपर्क हम एक बार करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी से संपर्क कट गया है, लेकिन मैं आलोक जी के पास आ रहा हूं। आलोक जी, तमाम चीजें आप देख रहे हैं, देखिए ये जो कारोबारी हैं या झारखंड में इस तरह का जो उद्योग धंधा फल फूल रहा है, राजनीति कमजोर रही और लोगों ने शुरू में ही इस पर अंकुश नहीं लगाया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे पास है 10 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट है। साहेबगंज के केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे चल रही, जिसका उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। ठीक है। विडंबना रही कि गंगा नदी के किनारे सीता चौकी घाट पर
पत्थर का अवैध भंडारण हुआ, माफियाओं द्वारा किया गया, और वो रातों रात कई रात बिहार भेजे गए। मुख्यमंत्री जनसंवाद में इसकी शिकायत की है, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है खनन अधिकारियों से लेकर के ऊपर तक कि वो रात्रि का एक व्यापार है, काला व्यापार आप इसको कह सकते हैं, जो चलती है। आप ही के जहां पर हमने डिबेट किया था, तमाड़ के कांची नदी में बालू के कारोबारियों ने पुल तक को गिराने की दुस्साहस की, क्यों नहीं करेगा? जिस राज्य का मुख्यमंत्री टॉफी, मिठाई, टेबलेट, बांध का चूहा, व्याख्याता की नौकरी में इन्वॉल्व रहेगा तो क्यों नहीं करेगा? और ये आपने ठीक कहा चाईबासा का, चाईबासा के जो वो पूरे सरायकेला खरसावा के इलाके हैं, रिपोर्ट आई वहां प्राकृतिक खूबसूरती मिट जाएगी झारखंड से। 300 खदानें वहां चलती हैं, 94 वैध है और बाकी सभी खदानें अवैध चलती हैं। राजस्व का नुकसान तो एक अलग है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा गठित टास्क फोर्स, उसकी भी कोई सुनने वाला वहां पर हिम्मत नहीं थी कि कोई कह सके। वही वो जिला है जहां अवैध शराबी के कारोबारी शिवा मंडल, उसकी इतनी पकड़ थी, वहां के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के घर तक उसकी पैठ थी। ये चंद उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप सही डिबेट किया है आपने बालू माफिया, पत्थर माफियाओं का, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें कार्रवाई नहीं हुए, कार्रवाई हुए और इन दिनों हुए, लेकिन जब जब भी इस तरह की चर्चा राजनीति में सामने आई, इसमें मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 3 फरवरी को तालझारी थाना के मौजा में, भाई शाह ब्रदर्स अभी है, प्रदीप जी से जरूर पूछिएगा, एक खनन पदाधिकारी सिंपल 1200 से 1300 करोड़ रुपए का पेनाल्टी, ये किसी बड़े मुख्यमंत्री के संरक्षण के बगैर संभव है क्या? मुझे याद है तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे अजय कुमार जी, उनके साथ हम लोग, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहते हैं कि मतलब शाह ब्रदर्स को आप लोग जो हैं, आपकी सरकार, आप जो सभी सरकार में वो मदद करते हैं। वो मदद जो मदद किए हैं वो धीरे धीरे FIR हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। मैनहट में भी इन्होंने यही कहा था, सरजू राय जी की पुस्तक में लिखी हुई है, सबसे पहला FIR हमने किया था उसमें। किसने मैनहट में लोगों का इतने बड़े फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का किसने दुश्मनी की? 5 साल थे आपके, आपने क्यों नहीं उस समय उस अधिकारी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया? तो ये चंद उदाहरण सिर्फ नहीं है, आपके वहां के सरायकेला, चाईबासा, तो अरे साहब, जो पूरा झारखंड का भूगोल ही वनों के अधिकार कानून को अडानी और अंबानी के हाथों देना चाहता हो, वहां कारोबारी नहीं फलेंगे फूलेंगे तो कौन फलेगा फूलेगा? वो अधिकारियों की हिम्मत कहां से आती है जो ये छूट देते हैं वहां के कोयला खनन माफियाओं को? उन अधिकारियों के ऊपर भी अगर हमने जिम्मेदारी तय की होती तो शायद आज उनकी हिम्मत नहीं होती। अच्छा। ये लगातार कारोबार चल रहे हैं इसके, हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे लोग, प्रदीप सिन्हा जी के पास मैं आ रहा हूँ। प्रदीप जी जवाब। हेलो। हाँ प्रदीप जी। हेलो जी। हाँ जी, मैं सुन रहा था अभी, आलोक जी को सुन रहे थे और हम चाहते हैं कि आप जवाब दे दें। जी जवाब ही दे रहा हूँ कि अगर कोई पहले से ही सोच के आए कि गाय के बजाय कुत्ता पर ही बोलना है तो वो कुत्ता के पर ही लेख लिखेगा। और चर्चा हो रही है बालू की, तस्करी की, अभी जो हालात आपने दिखाए और आपके संवाददाता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंत्री का पुत्र ये कारोबार कर रहा है, उस पर एक शब्द इन्होंने कहा नहीं, मुंह नहीं खोली। ये रटा रटाया वही जो 2019 तक ये जनता के बीच बोलते थे जाके, उन्हीं बातों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कह दूंगा इनको कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कोयला घोटाला हुआ, देश ने देखा, कई लोग जेल गए, तो इसलिए बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं वर्तमान संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि आपके संवाददाता ने जो नाम लिए,
कहीं ना कहीं गंभीर है और सरकार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ब्लेम गेम जो है ना प्रदीप जी कि नहीं इसकी सरकार उसकी सरकार, आपको और धरातल की स्थिति बता देता हूं मैं। मेरे साथ वहां के स्थानीय, पहले मुझे बोलने तो दीजिए, जिस तरह से नहीं भारती जी, जिस तरह से अनइंटरप्टेड उन लोगों को बोलने, मैं आपको भी अनइंटरप्टेड बोलने दूंगा सर, मैं आपको भी अनइंटरप्टेड बोलने दूंगा। आपकी मदद के लिए मैं एक काम करता हूं, वो एक स्थानीय नेता है आजसू के, खगेंद्र महतो नाम है उनका, जिनकी आपको हमने बयान भी सुनाया है। वहां पर वस्तु स्थिति क्या चल रही है एक बार सुना देते हैं, तो आपको और पता चल जाएगा कि वहां पर चल क्या रहा है। देखिए खगेंद्र महतो असल में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खगेंद्र महतो जी, सरायकेला में चल क्या रहा है? देखिए पूरा पैनल बैठा हुआ है और पूरा झारखंड सुन रहा है। मुझे एक बार बताइए और झारखंड को भी बताइए कि असल में सरायकेला में बालू का खेल चल कैसे रहा है? सरायकेला में अभी वर्तमान स्थिति में जो है बालू का जो जेएसएमडीसी के घाट के द्वारा नीलामी या जो भी बंदोबस्ती की गई है उस पर जो है जेन्युइन रेट जो है 3500 के आसपास कुछ रुपया में आपको लोडिंग के साथ देना है, चालान के साथ। जो लेकिन खगेंद्र महतो साहब, हमें तो ये पता है कि बालू के घाटों की बंदोबस्ती अभी हुई नहीं है पूरे झारखंड में। सर बंदोबस्ती हो चुकी है, बंदोबस्ती मतलब जेएसएमडीसी के द्वारा डीलरशिप शायद शिवम धीर को दिया गया है। अच्छा। और शिवम धीर के द्वारा जो है बालू घाटों का संचालन की जा रही है, जिसके माध्यम से वहाँ के डीएमओ जो है वो घाट चला रहे हैं और उसके माध्यम से वहाँ पे लोगों के एक हाईवा पे मोटा मोटी 3500 के आसपास जो है लोडिंग करके देना है, जहाँ पे 8000 से 9000 रुपया वसूली की जा रही है। अच्छा, 3500 रुपए का चालान मिलता है लेकिन वसूला जाता है 8000 से 9000 रुपया। हाँ। अच्छा, ये बालू माफिया करते हैं। यह है कि हमारे लोगों पर जो खरीदार हैं, जो लोग मकान बना रहे हैं, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे किसी भी धरातल का काम हो, उस पे लोगों को जो परचेजर है उसको बहुत ही महंगे रेट पे बालू खरीदना पड़ रहा है। ये स्थिति है। अच्छा, और बालू को लेकर के ऐसा हमें जो पता चला कि उपायुक्त ने एक चेक पोस्ट भी बनाया है। लेकिन उपायुक्त महोदय के द्वारा चौका चेक पोस्ट बनाया गया है और वहाँ पे चेक पोस्ट में सिर्फ चालान का वेरिफिकेशन किया जाता है और अंडरलोड गाड़ियां जाती है। अच्छा, वो तो सही है, उपायुक्त महोदय का बहुत स्वागत योग्य काम है, उनके द्वारा किया गया है कि बालू को जेन्युइन रूप में चलाया जाए। इसके लिए तो प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे। लेकिन जो है परचेजर जो आम नागरिक है, बालू का जहाँ पर खपत है उसके लोगों पर बहुत ज्यादा ही मतलब बालू माफिया हावी है वहाँ पर कुल मिला करके। जी, बालू माफिया हावी है कुल मिला करके। हाँ, कुल मिला के बालू माफिया हावी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रदीप जी के पास वापस आऊंगा। बहुत शुक्रिया खगेंद्र महतो साहब। अब प्रदीप जी के पास आपने तमाम चीजें हम आपकी मदद के लिए वहां वस्तु स्थिति क्या चल रही है वो मैंने आपको सुनवा दिया। अब प्रदीप जी अपनी बात पूरी कर ले। देखिए, आपको याद होगा और मैं आपकी डिबेट में एक बार ये बात रख चुका हूं कि जब सरकार बनी तो जेएसएमडीसी ने एक पोर्टल जारी किया था, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे कुछ लोग आपके रिपोर्ट में, जी। कि उस पर आप पोर्टल पर जाके बुक कीजिए और निर्धारित दर का आप भुगतान कीजिए, आपके घर पर बालू पहुंच जाएगा। लेकिन किसी को आज तक उस पोर्टल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो साजिशकर्ता भी बैठे हुए हैं और जाहिर तौर पर मिली भगत तो देखिए डिपार्टमेंट की है ही, उसके अलावा माफिया को जब आप मौका देंगे फूलने फलने का, पनपने का, तो वो अपना विस्तार करेगा ही। और जिस तरह से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चुप्पी साधी गई है, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मुख्यमंत्री जी अगर कार्रवाई करने के बजाय चीजों पर लिपापोती करें, जिस तरह से निरसा में जो हुआ, बार बार ईसीएल के रिमाइंडर के बाद भी थाना आवेदन नहीं लेता है और थाना उल्टा ही ईसीएल पर आरोप लगाता है कि इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। घटना जब घट गई तो उससे भी इनकार कर रहे थे कि नहीं, मरे नहीं है वो लोग, वो चुनने गए थे तो कुछ घटना हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे दल के जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने इस चीज को लेकर डिमांड किया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो सारे मसले में, जो इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं धनबाद गया था 2-3 दिन पहले जी, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिला, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों से भी मिला। मैं किसी होटल में खाना खा रहा था, वहां भी लोगों से बातचीत हुई जी। तो खुल के सामने आया कि अभी तो कोयले का कारोबार इस तरह से इस जिले में चल रहा है कि छोटे छोटे छुटभइये नेता जो सरकारी दल से जुड़े हैं, कल तक स्कूटर में घूमते थे, आज स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार का एक नायाब तरीका है कि आर्थिक सशक्तिकरण अपने कार्यकर्ताओं का इस तरह से किया जाए कि भले ही संसाधन की लूट हो, राज्य के संसाधन हो या देश के संसाधन हो, उसको लूटो, अपनी जेब भरो। देखिए, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि ये चीजें रुकनी चाहिए और सरकार तत्काल गंभीरता दिखाए। और टेक्निकलिटीज आम लोग नहीं समझते हैं, आप भी समझते हैं भारती जी। उनको ये मतलब है कि हमको बालू हमारे घर पर किस रेट पर आता है
तो इस बीच में क्या क्या खेल होते हैं, कहाँ थाना रोक रहा है, कहाँ पर माफिया पैसा ले रहे हैं, चालान उचित है या नहीं है, यहाँ तक कि बंदोबस्ती हुई या नहीं हुई, लेकिन उपभोक्ता तो भुगत रहा है, हायर पे कर रहा है वो। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं नुकसान जिसका हो रहा है उसके लिए भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जनता के नाम पर आप जनता से वोट लेते हैं, तो उस जनता की भी जरा चिंता कर लीजिए। बिल्कुल। देखिए तमाम, आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, तमाम बातें हुई हैं, डॉक्टर तनुज मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले सोनल तिवारी के पास आ रहा हूँ। सोनल तिवारी जी, सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक बात जो अछूती रह गई कि इस बालू के खेल में एक चीज जो सबसे ज्यादा जिसकी मतलब जान जा रही है वो है पर्यावरण। आप देखिए कि नदियों का अस्तित्व संकट में आ गया है। स्वर्णरेखा की हालत देख लीजिए, खरकई की हालत देख लीजिए, कांची नदी की हालत देख लीजिए, पुल धंस जा रहे हैं पूरे के पूरे बॉस, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। एकदम सही बात बोले। मेरे ख्याल से पूरा चर्चा का विषय एक्चुअली एनवायरनमेंट पे ही टिकना था, और हम स्टार्ट भी इसी बात से करेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट में एक बहुत अच्छा केस चल रहा था कि क्या हम एम सैंड के बारे में बातचीत करें। अच्छा। एम सैंड का मतलब है मैनमेड सैंड। तो मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर स्टेट गवर्नमेंट को, तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि यहाँ पे हम लोग अब एम सैंड के बारे में सोचेंगे। और हमारे झारखंड की हालत, मतलब हमको बोलना तो लग रहा है कि बेकार है, जैसे सुन पा रहे हैं और जैसे समझ पा रहे हैं। इस पे हम थोड़ा सा लीगल पहलू पे बात कर लेते हैं। जैसे कि सैंड जो है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो जब भी दो चीज है, या तो इलीगल होगा या लीगल होगा। लीगल जो होता है उस पे जेएसएमडीसी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। जेएसएमडीसी जो है वो एमएमडीआर एक्ट जो है उसके तहत वो बना है, और उनको टेंडर देना है। ऑनलाइन प्रोसेस है, जो प्रोसेस है। रघुवर दास, मतलब पॉलिटिकल हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन पहले वो ऑफलाइन था, अभी के गवर्नमेंट में ऑनलाइन करना चाहा। ऑनलाइन इसलिए करना चाहा कि ट्रांसपेरेंसी बने, वो भी पता है लोगों को। जिस तरीके से अभी जो समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन के कारण क्या दिक्कत आई, वो भी दिख रहा है सीधा साफ साफ। तो एक पक्ष है कि पूरा लीगल सैंड माइनिंग की तरफ जाता है, जिसमें आप कंसेंट टू ऑपरेट झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेते हैं, और आप बोलते हैं कि आप पर्यावरण का हनन नहीं करेंगे। दूसरा, आप कंसेंट लेते हैं झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपको जेएसएमडीसी से मिलता है। ठीक है। दूसरा है जो पूरा पक्ष जिसपे हमको लगता है ये सवाल टिका हुआ है, वो है इलीगल सैंड माइनिंग का। उस पे झारखंड सरकार क्या कर रही है वो सोचना चाहिए। और अगर इस पे मेरे ख्याल से किसी भी राज्य सरकार को बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात सुनाता हूं मैं। सीतू पंचायत है सरायकेला में, जहां पर बालू का बहुत ज्यादा खेल चलता है। सीतू पंचायत के मुखिया है पंचानन पातर। पंचानन पातर जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर अभी जुड़े हुए हैं। पंचानन पातर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? न्यूज 11 भारत से बोल रहा हूं, अभिषेक भारती। हाँ जी सर। बालू का क्या खेल आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, खाली ये बता दीजिए। पूरी जनता आज आपको सुन रही है, पूरे झारखंड सुन रहा है, पूरी झारखंड सरकार सुन रही है। ये हमारे इचागढ़ प्रखंड अंतर्गत जो बालू का जो खेल हो रहा है, ये अवैध ढंग से बालू चल रहा है अभी। अच्छा। तो अभी 3500 रुपया का चालान कटा जा रहा है, और 8-9 हजार रुपया लिया जा रहा है। तो ये तो कौन लेता है ये 8,000 रुपया? कौन लेता है ये 8,000 रुपया? वही लोग लेता है जो चला रहा है अभी। मतलब कौन? किसी का नाम आपको ध्यान है, या कुछ कंपनी हो, कुछ हो? और जेएसएमडीसी के नाम पर वो लोग चला रहा है। अच्छा, ये कभी किसी ने पूछने की हिम्मत ही नहीं की कि भैया कौन है, कौन ले रहा है पैसा, कैसे ले रहा है पैसा, है ना? हाँ। अच्छा, शिवम धर कंस्ट्रक्शन को फिलहाल जिम्मा मिला हुआ है, जहां तक मुझे जानकारी है। अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा कुछ पता है क्या? ऐसे तो पता नहीं, वही लोग चला रहा है। अच्छा। ये जो अभी अशोक महतो बोल के है यहाँ का। अच्छा। वही लोग चला रहा है। हाँ। कोई पर्ची वर्ची भी देता है वो लोग? हाँ? कोई पर्ची वर्ची, कोई कागज कुछ देता है 3500 रुपया का लिखा हुआ? हाँ, वो सब तो देता है। उसमें 3500 रुपया लिखा रहता है, लेकिन लेता है 8,000 से 9,000 रुपया, है ना? हाँ। चलिए पात्र साहब, अशोक महतो, जिनको ये एक नाम बता रहे हैं, जो नाम ये बता रहे हैं, अब इन तमाम चीजों को सुनने के बाद सोनल तिवारी साहब, देखिए खेल कैसे होता है। पैसे का खेल तो ऐसा है, लेकिन आम आदमी जो है वो तो देख रहा है कि बालू का ये खेल चल रहा है, पर प्रकृति का जो खेल चल रहा है, जो परेशानी प्रकृति भुगत रही है, पर्यावरण भुगत रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप देख लीजिए। और वो चर्चा होता भी नहीं है झारखंड में। बड़ी बात ये है
इसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि लोग पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कि अगर ऐसा कोई अवैध खनन है, बालू चल रहा है, तो उसकी शिकायत कहाँ होगी? या तो आप हाईकोर्ट में करेंगे या आप एनजीटी जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक बहुत अच्छा ऑर्डर है साहिबगंज और हजारीबाग। ऑर्डर आ जाता है, लेकिन उसके बाद का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? वो भी डीसी या माइनिंग सेक्रेटरी को ही करना है, वो भी नहीं हो पाता है। तो हम वो बात पे भी आएंगे, लेकिन हम जिस बात पे अटके हुए थे कि जैसे मान लीजिए बालू अगर सरकार का है, तो अगर सरकार अवैध खनन हो रहा है तो जिम्मेवारी किसकी है? ऑब्वियसली जिम्मेवारी है कि सरकार शिकायत करे, सरकार बोले कि यहाँ चोरी हो रही है और हम लोग पकड़े हैं। तो सरकार को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कितने अवैध खनन, बालू का कितना ये लोग केस किए हैं। केस 2-3 कानून के तहत हो सकता है। पहला, एमएमडीआर एक्ट में सेक्शन 4 और 5 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर बिना परमिशन के कोई भी खनन चल रहा है तो आप उसकी शिकायत करेंगे। उस पे कितना एफआईआर रजिस्टर किया है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे उन्होंने कितना एफआईआर, सेक्शन 14 और 16, हम सेक्शन बता के बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी अगर देख रहा है, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, अगर कोई देख रहा है तो सेक्शन 14 और 16 के तहत कितना एफआईआर हुआ है वो करे। चोरी जो क्रिमिनल सिंपल है, ये तो चोरी का ही केस बनेगा ना सीधा सीधी। अगर क्राइम पे देखें, उस पे कितना बालू वाला पे केस हुआ है, अगर 2 साल में हम लोग को देखना है या पिछले 10 साल का देखना है, वो एक्चुअली देखना चाहिए। दूसरा बात, जहां तक पर्यावरण की बात रह गई, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स खोल के देख लीजिए। जो भी कानून बना है पर्यावरण को बचाने के लिए बना है, और आप तभी बचा सकते हैं जब तक आप अवैध खनन को रोकेंगे नहीं। सबसे पहला काम है कि हम लोग को उसको टारगेट करना पड़ेगा। और अगर आप टेंडर इशू कर रहे हैं तो टेंडर में भी आपने बहुत सारा कंडीशन दिया है। आप ऐसे नॉर्मली नहीं ना टेंडर इशू कर देंगे, जो भी आपने किया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे झारखंड में एक बड़ा पॉइंट आना चाहिए कि आपको कंडीशन को देखना है कि उसका इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं, क्या वो 6 महीने का इंप्लीमेंटेशन भेज रहा है कि नहीं। आपको जब हम इतना ही बालू निकालने के लिए बोले हैं तो क्या आप उससे ज्यादा बालू निकाल रहे हैं? ये कौन मापी कर रहा है, ये कौन चेक कर रहा है? वो भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि इस पे बातचीत होना चाहिए। चलिए, मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। मैं आऊंगा, आलोक जी के पास भी आऊंगा, प्रदीप जी के पास भी आऊंगा, मैं तमाम बातें सुनूंगा, डॉक्टर तनुज के पास भी आऊंगा, पॉलिटिकल बातें भी होंगी। लेकिन फिलहाल डंके की चोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मुद्दे पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप जी एक बार हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाहते थे। मैं एक बार फिर से प्रदीप जी के पास आ रहा हूं, फिर आलोक जी से जवाब ले लूंगा। हाँ प्रदीप जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं सोनल जी की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टेंडरिंग का प्रावधान है। आपको एक बात बता दूं अभिषेक जी, कि आजकल झारखंड में ऑनलाइन टेंडरिंग तो होता है, लेकिन वर्तमान सरकार में प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि ऑनलाइन टेंडर के अतिरिक्त भी आपको कुछ निर्धारित स्थान है, जैसे रांची में कंट्रोल रूम है। आपने देखा होगा, एक बार अखबारों में छपा था कि वहां एक विधायक बैठे हुए थे, मैनेज कर रहे थे। तो इस तरह से अलग अलग सेंटर्स है, 2-3 सेंटर्स पे आपको कागज के साथ जमा करना होता है, ऑफलाइन भी जमा करना होता है, और खेल वहीं शुरू होता है। आपको टेंडर डालने ही नहीं दिया जाएगा, और जिससे बात हो चुकी होगी वही टेंडर डालेगा। तो ये ऑनलाइन टेंडरिंग की हालात है आज। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात की इन्होंने, तो आपको भी याद होगा कि ग्रीन ट्राइब्यूनल का रोक था कि 10 अक्टूबर तक माइनिंग नहीं हो सकती है बालू की। उसके बावजूद भी राज्य में और खासकर राजधानी में जिस तरह से बालू के उठाव होते रहे, घरों तक पहुंचाए जाते रहे, बार बार मीडिया इस खबर को उठाता रहा। हम लोग भी बार बार कहते रहे सरकार से कि एनजीटी के गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। तो एनजीटी का अगर गाइडलाइन निरस्त कर दिया जाए यहाँ सरकार की सहभागिता से, प्रशासन की सहभागिता से, तो फिर इस गाइडलाइन का उद्देश्य ही जीरो हो जाता है। और जहां तक पॉल्यूशन की बात उन्होंने की सोनल जी ने, मैं समझता हूं कि अच्छा विषय है। और कुछ जो हम चाहते हैं कि झारखंड में कुछ अच्छा हो, तो इस संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम नदियों को छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से दोहन करेंगे, तो कहीं ना कहीं नदियां मृत प्राय हो जाएगी। और उसका नमूना देखने में आ रहा है कि जहां सालों नदियों में पानी रहा करता था, आज सिर्फ सीजन में ही पानी होता है। तो इन चीजों पर भी चिंता करने की आवश्यकता है, और सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाए। और मैं समझता हूं कि अगर अकेले नहीं रुक रही है सरकार, से इस बूते से बाहर है कि माफिया तत्व हावी हो गए हैं, सरकार के प्रयास के बावजूद या प्रशासन के प्रयास के बावजूद भी रोके नहीं रुक रहा है। उग्रवाद की घटनाएं हो, कोयला माइनिंग की हो, संथाल परगना में पत्थर की लूट मची है, तो सर्वदलीय बैठक बुला के इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। इसलिए कि राज्य की चिंता का विषय है, और राज्य के राजस्व की लूट सभी दलों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। आलोक जी, सारी बातें आपने सुन ली। जी जी, बहुत बहुत जो नैतिकता की बात करते हैं ये लोग। अभी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पहुंचे और प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सीधा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार चर्चा कर लेंगे
तो इन लोगों का तर्क अपना वर्तमान अपना हालात पर होती बोल है लीजिए ना। और सही कहा इन्होंने, इस विषय पर भी कभी चर्चा कर जरूर लेंगे। करेंगे, अभिषेक जी से रिक्वेस्ट जरूर कर लीजिए। करेंगे। आपको 5 साल बैठा के रखा था बीजेपी, अब थोड़ा सा अभी थोड़ा है। वर्तमान चीज पे बात कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये सही कहा इन्होंने कि कौन विधायक टेंडर मैनेज करता है रांची का। बहुत सटीक, बहुत हिम्मत करके बोले हैं। है, सब जानता है कि रांची का वो कौन विधायक है जो नगर निगम में भी जाके टेंडर मैनेज करता है। सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, इन्हीं के पार्टी के विधायक है। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहूंगा। देखिए लगेगी आपको अभी मिर्ची आग। देखिए, ये बालू के कारोबार एक दिन का कारोबार नहीं पनपा हुआ है। एक दिन में बालू माफियाओं की हिम्मत नहीं होती है। और माननीय मुख्यमंत्री का गृह प्रमंडल रहा है सरायकेला खरसावां। नैतिकता की बात जरूर करिए, प्रदूषण बचाओ, बहुत कानून बने हुए हैं। एक उदाहरण दे भारतीय जनता पार्टी, सरायकेला के किस अवैध खनन पर 5 वर्षों में एक्शन हुआ था? क्या 5 वर्ष बालू के कारोबार नहीं हो रहे थे? कांची पुल गिरी थी तो उस समय नाक नहीं कटी थी आपकी? जब बांध चूहा खा गया था तो नाक नहीं कटी थी? हैं? और जब आपका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी के नीचे घुस लेता था तब नाक नहीं कटती थी? बात वो नहीं है। बात ये है कि ये कारोबारियों ने इसको लूट, कौन अवैध खनन करा रहा है यहाँ? विषय पे चर्चा कीजिए ना। ये तो धन्य मानिए कि हम लोगों के आंदोलन के वजह से विषय पे वनों चर्चा का कीजिए। अधिकार कानून नहीं हुआ। चारों तरफ लूट और मंत्री घुस गया, मंत्री का जवाब नहीं दे रहे हैं। 16 साल आप रहे, आपका एक एक विधायक, जिस धनबाद में आप कार्यकर्ता से मिले, वो कार्यकर्ता ही नहीं कहा कि ढुल्लू महतो बम फोड़ते हैं बालू और कोयला के माफिया में घुस करके। ये कार्यकर्ता नहीं कहा आपको? कार्रवाई ये कीजिए। कहना चाहिए किसने था। रोका है? कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई आप क्यों टिकट किसने दिए रोका थे? आपको? कार्रवाई कीजिए। बलात्कारी के आरोप को टिकट आप दिया। कोयला माफिया रामगढ़ का जो वीरेंद्र राय था, कौन दिया था उसको बुला करके तगमा पहनाया था? कौन मॉब लिंचिंग के हत्यारों को जयंत सिन्हा जी, जयंत सिन्हा जो थे वो पूर्व मंत्री, कौन माला पहनाया? चोरी करने का हुक्म दीजिएगा आप लोग। और जब बनेगा 1.5 साल के लिए सरकार, तो मुख्यमंत्री के पास खनन नहीं है, मुख्यमंत्री के पास सारा विभाग रहता है, सबका मालिक मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री क्या बोल दिया कि प्रदीप सिन्हा के यहाँ चोरी के बाल पहुंचा दो? ये जो बात कहने का है वो ये कहते नहीं है। अधिकारी बेलगाम था इस प्रदेश में, अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का। और ये जो चोर है JSMDC का अधिकारी है, हिम्मत तो चले प्रदीप सिन्हा जी और बीजेपी का नेता गिरबान पकड़ने उन JSMDC के अधिकारियों को जिन्होंने अवैध खनन के कारोबार को फलने फूलने का मौका दिया है। ये हिम्मत नहीं है इनको कहने के लिए। ये जा नहीं सकते, घर में बैठ करके एसी रूम में कार्यकर्ता इनसे मिलने के लिए होटल खिलाने आ रहे। ये सब जो है ये बीजेपी के, कल तक जो लोग थे यहाँ भाजपा की बी टीम, वो भी कहा करती थी अवैध कारोबार भाजपा के नेतृत्व में फलते फूलते रहे। गढ़वा चले जाइए, कांची पुल चले जाइए, संथाल परगना, पाकुड़ चले जाइए, कहा जाता है वहां से निकल करके कोयला और अबरक और मैंगनीज और बॉक्साइट 65,000 करोड़ रुपया सरकार का चुरा के रखे हुए है प्रधानमंत्री जी के यहाँ। और यहाँ का पैसा जाता था गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो ये सारी चीजें हैं अभिषेक बाबू, लेकिन सबको मालूम है कि ये कारोबारी, ये कानून, ये 14 दफा 13, 16 ये सब बना हुआ है पिछले 75 वर्षों से रोकने के लिए। तभी झारखंड की पर्यावरण और संस्कृति और यहाँ का नेचर बचा हुआ है, वरना भाजपा तो कब का खत्म कर दी होती। प्रदीप जी हाँ जवाब दीजिए। प्रदीप जी। जी आलोक जी ने अच्छी बात कही अभी कि ये कानून जो है ना, धारा 13, 14 वो सोनल जी को रेफर कर रहे थे, ये 75 वर्षों से बना हुआ है। लेकिन कानून बना हुआ है 75 वर्षों से, लेकिन रुक नहीं रहा है। इसकी चिंता इनको नहीं है कि इन्हीं के बनाए हुए कानून की अगर कोई धज्जियां उड़ा रहा है तो अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि नहीं बढ़िया हो रहा है। कोई कानून का पालन न कर रहा हो तो उसकी पीठ ठोक रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है कि आपके आज के विषय का जो चर्चा का विषय है उस पर ना बोलकर सारी चीजों पर बोलना है इनको। अडानी अंबानी तक जाना है। जैसे अडानी अंबानी आज से पहले कटोरा लेके कहीं भीख मांगते थे और आलोक जी उसमें पैसा डालते थे, है ना। इनकी औकात जब सूर्य को दीपक दिखाने की ना हो तो वहां तक नहीं जाना चाहिए। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप आरोप हम पर जरूर लगाते हैं, आप लगाइए, स्वतंत्र हैं राजनीतिक दल होने के नाते, आप आरोप लगाइए। सरकार अभी आपकी है और इन 2 सालों में आप जो कर रहे हैं उसकी फेहरिस्त हम गिना रहे हैं आपको। आपको लगता हो कि अगर कुछ चोरी हुई है, कहीं कुछ गलत हुआ है, तो सरकार आपके हाथ में है, जांच एजेंसियां आपके हाथ में, पीछे जाइए, जितना पीछे जाना चाहते हैं जाइए।
15 साल, 16 साल, 20 साल, जहां तक जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन में क्या क्या होता था राजभवन में, वहां तक भी जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, क्या इस बिना पर कि पहले गलत होता आया इसलिए हम आज भी नहीं होने, आज हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम उस पर आंखें मूंदे रहेंगे। तो सरकार जब कहती है कि जल जंगल जमीन को हम लूटने से बचाना चाहते हैं, कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि नहीं, कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रहा है, कोर्ट की डांट पड़ती है। नेक्स्ट हियरिंग है लगता है 17 तारीख को, 17 फरवरी को, तो कोर्ट में भी झूठा हलफनामा दाखिल करना कि कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है, पूरे राज्य में सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है, तो कोर्ट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ रहा है? तो अपने अंदर भी देखिए, आप अंगुली जरूर उठाइए हम पर, कहीं गलतियां हुई होंगी तो उस पर मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि मैं उससे मुंह नहीं चुराता। आप जांच भी कीजिए, सामना करने के लिए हम तैयार हैं। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने ताल ठोके कहा कि टॉफी और टी शर्ट की जांच आपको जिससे करानी हो करा लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक बात से समाप्त ये तो जब सत्ता में आए थे तो आपको याद होगा कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री कहा करते थे इनको इसीलिए कहा हूं कि वित्तीय हालात बिल्कुल खस्ता है, खजाने खाली हो चुके। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज किया कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए सामने, तो इनकी बोलती बंद हो गई, घिघी बन गई इनकी, कहीं एक कदम आगे नहीं बढ़े। जो कार्रवाई की इसी तरीके से सरकार सभी चीजों पर लिपापोती करना, ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ना। अभी देखिए जिस तरह से इलीगल माइनिंग का मामला उठ रहा है, बालू माफियाओं को जेल के अंदर डाला गया। जब बोल लूं आलोक जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, बहुत दिनों से आप डिबेट में जाते हैं। डिबेट के क्या नॉर्म्स होते हैं आपको भी पता होगा, जरा सा प्लीज। आपको मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था मैं। ये चंद सुन लीजिए ना, ऐसे हैं, सुन लीजिए जब जरा सरकार को ये पता चला, सुन लीजिए ना, यहाँ पर कारोबार हो रहे हैं तो चलिए उन्हीं से बुलवा लीजिए, अभी से बुलवा लीजिए। इनकी तरह लिपापोती नहीं होती है, इनकी तरह मुख्यमंत्री के दरवाजे से लोग भगाए नहीं जाते। अच्छा एक बार ऐसे इंडिसेंट लोगों के साथ तो मैं समझता हूँ कि डिबेट करना ही नहीं चाहिए। नहीं एक बार मैं डॉक्टर तनुज से जवाब ले लेता हूँ ना, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, डॉक्टर तनुज ले लीजिए जी जी, देखिए ताकि माहौल थोड़ा शांत हो जाए। हाँ जरूरी भी है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो मुझे याद आ रहा है अभिषेक जी, अभी कुछ माह पूर्व ही हम इसी चर्चा पर बैठे थे और मैंने आपके चैनल के माध्यम से तमाम और भी जो लोग पैनल में थे उनसे भी ये कहा था, कुछ इन्वायरमेंट के लोग भी थे, आपको याद आ जाएगा, आपके फ्रेंड भी थे आप खुद थे, तो मैंने कहा था कि बालू का जो है ना विकल्प ढूंढने की जरूरत है। याद आया आपको अभिषेक जी? तो मैं जो इन्होंने कहा एम सैंड के बारे में, मैं चाहूंगा कि वो विस्तार से जब ये डिबेट खत्म होता है तो आप भी इसके बारे में रिसर्च कीजिए, हम भी करते हैं, और इनके पास भी अगर कोई जानकारी है तो, क्योंकि ये अभी पूरे डिबेट में मैं मानता हूं कि एम सैंड के बारे में अगर चीजें सामने आएंगी तो सबसे जेन्युइन चीजें इस राज्य को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज राजनीति के इतर की बात, हाँ इतर की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि प्रदीप जी का मैं बहुत ईमानदारी की तारीफ करना चाहता हूं आज। क्यों करना चाहता हूं तारीफ? जेन्युइन तारीफ करना चाहता हूं कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने, मैं व्यक्तिगत बात बोलूंगा तो अगर बुरा लगेगा तो उसको थोड़ा सा सहन कीजिएगा प्रदीप जी, क्योंकि मैं आपको ईमानदारी की तारीफ भी कर रहा हूं। जिस पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदीप जी जैसे अच्छे लोगों का भी आवाज बंद कर दिया था अपने शासनकाल में, आज वो जब उनका कुकर्म सामने आया है तो ऐसे व्यक्ति उनको डिफेंड कर रहे हैं। इसलिए मैं इनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि फंसेंगे तो वो जरूर। टॉफी तो उन्होंने बांटी है, फर्जी टी शर्ट तो उन्होंने बांटा है। दूसरी चीज कि मैं भी अपने युवा छात्र और युवा मित्रों के साथ बैठा हुआ था कुछ दिन पूर्व, हम चाय पी रहे थे, हम होटल में नहीं थे, हम 5 रुपए की चाय पी रहे थे नुक्कड़ पे, और वो भी ये मुझसे कह रहे थे कि जानते हैं रघुवर दास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 1 लाख लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया था भैया, 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था, और रेलवे यहाँ बिहार के अंदर में पिटवा रहा है छात्रों को, बैंक बेच रहा है, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ को बेच दिया। ये सारी बातें वहां भी युवा वर्ग कह रहे थे। तो बहरहाल जहां तक ये बातें हैं इस अवैध खनन की या फर्जी जो चालान बन के आ रहे हैं उसकी, ये पूर्ण रूप से जांच का विषय है। और जैसे ही मैंने ओपनिंग, चूंकि आपने डिबेट का मेरे से किया था, तो मैंने ओपनिंग में बड़ी शालीनता से ये कहा था कि इसके तह पर जाने की जरूरत है। ये तमाम लोग जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं इस चैनल पे कह के जा रहा हूं, आपका लाइव चैनल है, भारत के अंदर लोग देख रहे होंगे, मोदी जी भी कभी देखने का काम करेंगे। ये ट्रेनिंग दी जाती है इनको झूठ बोलने की, नेशनल से लेकर लोकल लेवल तक, और झूठ पे झूठ बोलो और साइकोलॉजिकली फीडअप कर दो। अरे भैया कि आज ही बालू का खुदाई हो रहा है, आज ही कोयला निकल रहा है, आज ही गिट्टी निकल रहा है,
अरे क्या बोल रहे हैं आप, कुर्सी पर बैठे थे तब क्यों नहीं हुआ? और जिस जगह की बात हो रही है वहां तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र रहा है, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? बिल्कुल ठीक बात, आधी बात तो आलोक जी ने कह चुकी है जो मैं कहना चाहता हूं। तो ये साइकोलॉजिकल नहीं चलने दिया जाएगा। आप जनता के साइकोलॉजी से मत खेले, सच को स्वीकार यहां पे भी आपका हिस्सेदारी में आपको करने की जरूरत होगी। सोनल तिवारी साहब, देखिए, और एक सारी बातों को आपने सुन लिया है, आप मुस्कुरा भी रहे थे, तो अब आपकी बात लाजमी हो जाती है। मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा और एक विचार है इस पे कि जब कोई सेक्रेटरी या सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। झारखंड सरकार 2017 में झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी बनाई, लेकर के आई थी। हाँ, ठीक है, पॉलिसी पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया पॉलिसी, बहुत सुंदर पॉलिसी थी वो। एनजीटी ने, हाँ, एनजीटी ने जैसा ऑर्डर किया, जिस तरीके का गाइडलाइन दिया, उसी तरीके का पॉलिसी बनाया गया। पॉलिसी में लिखा गया कि हम EIA रिपोर्ट मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी लेंगे, बहुत बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि झारखंड में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का उतना है नहीं। यहाँ पे बस CTO चलता है, कंसेंट टू ऑपरेट। बालू निकाल लीजिए, पेड़ काट दीजिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम इस पे बस एक जो बहुत हमको लगा जो महत्वपूर्ण बात है, जो बात एक्चुअली करना चाहिए कि स्टेट ओन्ड सैंड माइनिंग, ये कॉन्सेप्ट पे झारखंड सरकार क्या सोचती है। बहुत पॉलिसी में भी इसके बारे में विचार किया हुआ है और मेरे ख्याल से बहुत मजेदार चीज है। अगर जब बोल रहे हैं ना कि इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है, इलीगल सैंड, तो हम प्राइवेट प्लेयर का रोल देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि कोई और आदमी को दिया गया है और वो कर रहा है। लेकिन जब सरकार का बालू है तो क्या सरकार ही इसको ओन करे और वही माइन करे और वही घर तक पहुंचाए? ये भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर सरकार चाहे तो। और आपको जान के भी बहुत खुशी होगा कि शायद खूंटी का एक घाट झारखंड स्टेट MDC जो है, JSMDC, वो कंप्लीट ओन्ड है। तो वो सरकार जैसे चाहती है वो वैसे चलता है। हमको इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन करीब 540 घाट्स है झारखंड में जहां से स्टेट के लिए टेंडर मतलब सैंड के लिए टेंडर निकलता है। उसमें करीब एक में आज तक इन्होंने किया है। एक ऐसा है जो पूरी तरह सरकार का है, अगर माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ सरकार का ही है। सब कुछ। तो अगर वैसा कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग विचार करें, बहुत तरीके का काम होगा और अलग इनोवेटिव। बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं आता हूं प्रदीप सिन्हा जी पे। प्रदीप सिन्हा जी, मेरे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट आपके हैं, आप बोले सर। पूरा 5 मिनट नहीं का है? नहीं, बाकी आप लोग जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, बोले ना प्रदीप जी। अभिषेक जी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। दो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं तो अकेला हूँ बीजेपी की ओर से। ठीक है, तब दे दीजिए ना, तो इस बात को भी थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत चिंता नहीं करें वो लोग, मैं राजहित की ही बात कर रहा हूँ। और जो चिंता आप जता रहे हैं ना, जो चिंता आप जता रहे हैं, और आज आप शिकायत नहीं करेंगे, आज मैंने आपको बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया है। नहीं, शिकायत भी नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि गलत कहीं हुआ है ना, तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं, जांच करवा ले। सिर्फ राग ना आलापे कि यहाँ गलत हुआ, वहां गलत हुआ, इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। अगर किया तो ऑन पेपर होगा। वो चीजें छुपती नहीं है, जब पेपर दब नहीं सकती वो चीजें सामने आ जाएंगी, सत्ता पर आ जाएंगी। तो आप वहां तक जाइए। मैंने पहले कहा था कि आपको जब सरकार सत्ता में आई थी तो बार बार रट लगा रहे थे वित्त मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी कि खजाना खाली करके चले गए रघुवर दास, कुछ नहीं बचा। जब हम लोगों ने चैलेंज किया कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए, स्थिति क्या है, राज्य की वित्तीय हालात क्या है, तो सरकार चुप्पी लगा गई। इसी तरह से जब हम माइनिंग पर, इलीगल माइनिंग जो हो रही है अलग अलग जगहों पर पूरे राज्य में, जब उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो सरकार जो है भाषाई विवाद को सामने ले आके सारे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि लोगों का अटेंशन कहीं दूसरी ओर चला जाए। तो कहीं ना कहीं लीपापोती की कोशिश की जा रही है और अपने कहे हुए से मुकरने के लिए ही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है। राज्य के आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले 3 करोड़ रुपए में आंदोलन को बेच देते हैं और तनुज खत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। ये तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे उस ट्रेनिंग कैंप में भेष बदल कर ये छुप के घुस के आए हैं वहां से। इस तरह से ये बोल रहे हैं। होती तो इनको तो पहले किसी पर आरोप लगाइए, ऐसा लगाइए जो लोगों को गले उतरे, लोगों को पचे। बोल दीजिएगा बीजेपी के अंदर खाने क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर खाने क्या हो रहा है, सारी बातों की इनको जानकारी है। आप कहाँ होटल में सारी बातों की जानकारी इनको है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। चाय में नुक मैंने मिला, ऐसे थोड़े ना होता प्रदीप जी। नहीं, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
नहीं नहीं, देखिए, और आप जो कटाक्ष कर रहे थे ना कि मैं 5 रुपए की चाय पी रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी ढाबे में बैठे खाना खा रहा था। होटल का मतलब वो 5 स्टार होटल, वो 5 स्टार कल्चर आपके यहाँ है ना। और नई आपकी आदत पड़ी है, और हम लोगों ने देखा उस दौर को। उस समय तनुज खत्री जी आप छात्र आंदोलन में भी नहीं थे, मैं तो छात्र आंदोलन में भी रहा हूँ, इनको होटल से ढाबे में तो मैं तो छात्र आंदोलन में भी रहा हूँ और देखा हूँ उस दौर को, जब आपके नेता शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी आज हमारी पार्टी में हैं, कभी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के बुलावे पर जाते थे तो 5 सितारा होटलों में रुकते थे, और किस तरह से डील हुई वो सारी चीजें बाद में सामने आ गई। तो वो दौर भी हमने देखा है, इसलिए बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बाकी अभिषेक जी ना, जो आपने इशू उठाया, इस पर सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। हम ब्लेम गेम पर न जाएं, सरकार अगर गंभीर है तो कार्रवाई कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। आलोक जी, फाइनल कमेंट, 1 मिनट है मेरे पास। 1 मिनट, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड तनुज जी को दे रहा हूँ, 30 सेकंड में उनको। घबरा गए। हाँ। जिस देश का प्रधानमंत्री ही देश से झूठ बोलता हो, उस पाठशाला के लोग से सच की उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? 2 करोड़ लोगों को नौकरी जुमला बोलता है देश। नहीं तो इस मामले में जो हम दिखा रहे हैं, इस मामले की जांच होगी ना। मैं वही आ रहा हूँ। 2008 में चीन क्यों गए थे? माँ बेटे ने पैसा क्यों लिया था, किससे लिया था? नहीं, जांच होगी कि नहीं होगी ये बताइए ना। मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, उनका जवाब देने दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। आज जो बजट 2008 में माँ बेटा चीन क्यों गए थे? 25 साल के बाद अमृत प्रधानमंत्री पीछे क्यों खड़े थे? जांच होगी कि नहीं होगी ये बताइए। दे प्रधानमंत्री देश को उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। जांच चले, इनको जो पसंद आएगा दूध पानी का पानी होगा कि नहीं होगा, बालू की चोरी बंद होगी कि नहीं होगी, पूरा समर्थन। दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब कोई हंस होगा। बालू की चोरी बंद होगी कि नहीं होगी? डॉक्टर तनुज, जांच होगी कि नहीं होगी? जेल जाएगा, बालू की चोरी बंद होगी कि नहीं होगी? क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? जांच होगी कि नहीं होगी? बालू की चोरी बंद होगी, जांच होगी। अरे कैसे नहीं जांच हो रही है? जांच तो आज पहले तो जांच हो ही रही है, के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। हाँ, जांच बिल्कुल होगी अभिषेक जी। अभी जांच जब हो रही है, ये कहते हैं कि जांच में साथ देंगे। नहीं, टॉफी की नहीं, मैं बालू की बात कर रहा हूं। टॉफी की बात तो नहीं करेंगे, सब बालू का भी जांच होगा, बिल्कुल जांच होगा। दूसरी चीज बिल्कुल इन्होंने ऐड किया उसमें, भूल गया था, जो एफिडेविट आपने कोर्ट में दिया, उस पर नहीं बोलिएगा। इतना झूठ बोल दिया ना कि अब समझ ही नहीं आता है क्या बोलते हैं। सोनल जी फाइनल कमेंट, 30 सेकंड, भारत क्योंकि मैं मुद्दे पे ही चाह रहा हूँ। मुद्दे पर ही आते हैं ना, बिल्कुल। मैंने इसलिए कहा कि ट्रेनिंग राजनीतिक है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर के लोकल तक को सुनिएगा ना, तो बिल्कुल सिर्फ झूठ। आपके प्रवक्ताओं में तो हिम्मत नहीं है कि सामने आए। अरे आप घर में बैठे हैं, आप तो यहाँ तक नहीं आए, आइए हिम्मत नहीं है। आपके प्रवक्ताओं में हिम्मत नहीं है कि सामने आए। मंगवाते हैं, अरे जिस तीस को भेज देते हैं चैनल पर, जिस तीस को चैनल पर भेज देते हैं, मंगाते हैं एसी रूम में, आप तो ये करते हैं। हम लोग तो इनके जिस तीस को भेज देते हैं। देखिए मेरे पास समय सोनल जी, मेरे पास 10 सेकंड है, सोनल जी को बोलने दीजिए। सोनल जी, प्रदीप जी झूठ मत बोलिए। एक पहलू है, बंद कीजिए प्रदीप जी। एक पहलू यही है, बुलवाता हूँ आपके प्रवक्ता क्यों नहीं आते? माफी चाहूंगा सोनल भाई, दोनों हाथ जोड़ करके मैं माफी चाह रहा हूँ। सियासत की चक्की में आज काला कोट पीस गया, देखिए। चलिए, डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय मेरा यहाँ समाप्त होता। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तनुज बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया, और सोनल तिवारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बालू की चोरी रुकनी चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।